अस्सलाम स्टूडेंट्स। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। स्टूडेंट्स मुझे बता दें कि आप लोगों को मेरी आवाज़ बिल्कुल ठीक आ रही है। जो स्टूडेंट्स लाइव हैं मुझे प्लीज़ बता दें कि आवाज़ ठीक आ रही है। जी शाह फैसल एंड जीवन और फैजुल्ला आप लोग ऑनलाइन हैं, मुझे बता दें कि आवाज़ ठीक है। हेलो स्टूडेंट्स प्लीज़ बता दें कि आवाज़ ठीक है। लेक्चर स्टार्ट करें हम लोग, या कोई इशू वगैरह आ रहा है तो मुझे बता दें। सर आपकी आवाज ठीक है सर। चलिए बहुत शुक्रिया बताने का। स्टूडेंट्स बताते ही नहीं है, हालांकि 2 मिनट हो गए मुझे पूछते हुए कि आवाज़ ठीक आ रही है, कोई इशू तो नहीं है। मैं तो ये सोच रहा था कि शायद मुझे ये मीटिंग एंड करके नई मीटिंग स्टार्ट करनी चाहिए, तो जो भी यस पहले सर आ रही है आवाज, अभी मैंने ज्वाइन किया है। सर अभी ज्वाइन किया है सर, इस वजह से। चलिए थैंक यू बताने के लिए। क्या हाल चाल है आप लोगों के? बिल्कुल ठीक ठाक है? यस सर हम अल्लाह। ठीक हैं, आप सुनाएं कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह आई एम गुड। अच्छा स्टूडेंट्स, एक दो अनाउंसमेंट्स हैं आप लोगों के लिए। मैं आपकी स्क्रीन शेयर करता हूँ पहले। आप लोगों ने अपने फेसबुक ग्रुप में अनाउंसमेंट चेक की है? किस किस ने ये वाली अनाउंसमेंट रीड की है? सर मैंने चेक की थी। अच्छा चलें, जो स्टूडेंट्स अभी लेक्चर अटेंड कर रहे हैं वो भी ये सुन लें, और जो कुछ स्टूडेंट्स रिकॉर्डेड वीडियो देखते हैं उनके लिए भी इंस्ट्रक्शन है कि आप लोग अपने फेसबुक ग्रुप में अनाउंसमेंट्स के ऊपर क्लिक करेंगे। अनाउंसमेंट्स में जाके ये दूसरे नंबर वाली अनाउंसमेंट है जो मैंने आज शेयर की है, उसमें मैंने आप लोगों को कहा है कि आपने अपने अर्निंग रिकॉर्ड्स सबमिट करवाने हैं। वी आर कलेक्टिंग द फाइनल अर्निंग रिकॉर्ड्स। और सर इस स्क्रीन शो कर दें। स्क्रीन आप लोगों को नजर नहीं आ रही? नो सर। सर आ रही है सर, हमारे एंड पे तो आ रही है सर। सर आ रहा है। और आ ये रहा है? हमारे सर आ रही है हमारे एंड पे सर। एक मिनट हो रहा है, कुछ स्टूडेंट्स को इश्यूज आ रही है। अब स्क्रीन नजर आ रही है? यस सर। नो सर डेस्कटॉप मुझे तो नजर आ रहा है आपके, जो बाकी तो फेसबुक की स्क्रीन नजर नहीं आ रही। अब स्क्रीन पे क्या चीज नजर आ रही है आप लोगों को? अभी भी सर अब डेस्कटॉप? आ रही है। अभी ठीक हुआ सर। यस सर अभी आ रही है। चलें, स्टूडेंट्स अपने फेसबुक ग्रुप में आप लोग अनाउंसमेंट्स के टैब के ऊपर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आज मैंने एक अनाउंसमेंट पब्लिश की है, ये आप लोगों को नजर आएगी। एक तो आप लोगों को ये वाली अनाउंसमेंट नजर आ रही है कि फ्राइडे विल बी लास्ट डे फॉर प्रोफाइल कलेक्शन। के प्रोफाइल कलेक्शन की एक पोस्ट की गई थी, ये टॉप पे आ रही है। उसके बाद दूसरे नंबर पे ये वाला लिंक आ रहा है जो मैंने शेयर किया है। ये बेसिकली गूगल फॉर्म आप लोगों के सामने नजर आएगा। इसको क्लिक करने से इस फॉर्म को हर स्टूडेंट ने फिल करना है।
फाइनल रिकॉर्ड्स हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं। इस ऑनलाइन सेशन है, इसलिए 2-3 दफा आप लोगों से डाटा लेना पड़ा। कुछ स्टूडेंट्स डाटा सबमिट करवा देते हैं, कुछ सबमिट भी नहीं करवाते, और जो सबमिट करवाते हैं उनमें से भी आधे स्टूडेंट्स जो हैं वो अपना डाटा सही तरीके से सबमिट नहीं करवाते। तो जब तक आप लोग अपना डाटा सही फॉर्म में सबमिट नहीं करवाएंगे, तब तक आप लोगों को ग्रेजुएट मार्क नहीं किया जाएगा। अब इसमें मैंने कोशिश की है कि मैं पूरी डिटेल में आप लोगों को गाइड कर दूं कि किस तरह से आपने डाटा सबमिट करवाना है। आप लोगों ने सबसे पहले यहाँ पे अपना CNIC वाला नेम लिखना है। लेट्स सपोज मैं अपना अगर नाम लिखूं तो इस तरह से मैंने अपना पूरा नाम लिखना है। ये इंस्ट्रक्शंस आप लोग देख लें, एग्जैक्टली इसी तरह आप लोगों ने डाटा सबमिट करवाना है। आगे आपने अपना CNIC नंबर लिखना है डैशेस के साथ। लेट्स सपोज मेरा CNIC नंबर मैं एग्जांपल दे दूं अगर इस तरह, फिर डैश आएगी, फिर ठीक है, उसके बाद फिर आगे आपका लास्ट डिजिट। इस तरह से आपने डैशेस के साथ अपना CNIC नंबर लिखना है। नेक्स्ट आ जाए। नेक्स्ट आप लोगों ने अपनी फाइवर की प्रोफाइल का लिंक यहाँ पे पुट करना है। फाइवर की प्रोफाइल का लिंक आपका किस तरह से आता है? अपने फाइवर पे आए, fiverr.com, आगे आपने डैशबोर्ड के ऊपर क्लिक करना है। जब आप डैशबोर्ड के ऊपर क्लिक करते हैं तो इस तरह से कुछ लिखा आता है, यूजर्स, ठीक है, और यूजर्स के बाद आपका यहाँ पे लेट्स सपोज कोई भी नाम है, सॉरी यहाँ पे तो कोई आ नहीं रहा, मैं यहाँ से ओपन करके दिखा देता हूँ कोई भी एक, फर्स्ट करें ये है डिजिटल मार्केटिंग, कोई भी कैटेगरी ओपन कर लेते हैं जो आपकी मेन प्रोफाइल है। अगर किसी की 2-3 प्रोफाइल्स हैं तो आप लोगों ने अपनी सिर्फ मेन प्रोफाइल शेयर करनी है जिसके ऊपर आप लोग काम कर रहे हैं आजकल। फर्ज करें ये है ना पर्सन, अब मैं इसके नेम के ऊपर क्लिक करूं तो इसका जो डाटा आ रहा है ना मेरे पास इस तरह से आ रहा है, ठीक है। अब ऐसे fiverr.com/ आपका यूजर नेम, आपने इस तरह से इस URL को कॉपी करना है, और कॉपी करने के बाद आपने इसको अपने फॉर्म में आकर पेस्ट कर देना है। ये आपका प्रोफाइल का URL हो गया जहां से आपने अर्निंग की है या आपने प्रोफाइल बनाई है। कि आपने फाइवर के ऊपर कितने डॉलर अर्निंग की है ड्यूरिंग द कोर्स। लेट्स सपोज ड्यूरिंग द कोर्स किसी ने $200 की अर्निंग की है, तो जस्ट आपने 200 लिख देना है। अच्छा, अपवर्क के ऊपर आपने कितनी अर्निंग की है, अपवर्क की अर्निंग भी आप लोग यहाँ पे लिख दें। आगे आपकी अपवर्क की प्रोफाइल का लिंक, जिस तरह ऊपर आपने फाइवर की प्रोफाइल का लिंक पुट किया है उसी तरह नीचे आप अपनी अपवर्क के प्रोफाइल का डैशबोर्ड के ऊपर जाएंगे तो वहां से लिंक कॉपी करके पुट कर देना है। देन आपने यहाँ पे freelancer.com की प्रोफाइल का लिंक पुट करना है, और freelancer.com से जितने डॉलर अर्न किए हैं वो आपने यहाँ पे पुट कर देने। फर्क करें आपने यहाँ से freelancer.com से कोई भी अर्निंग नहीं की तो इसमें 0 पुट कर दें, ठीक है। अच्छा, आगे आए। आगे आप लोगों के लिए एक इंस्ट्रक्शन है, प्लीज मेक स्क्रीनशॉट्स ऑफ इंडिविजुअल ऑर्डर्स फ्रॉम योर कंप्यूटर नॉट फ्रॉम द मोबाइल एंड मेक अ जिप फाइल फॉर ऑल स्क्रीनशॉट्स एंड अटैच जिप फाइल। अच्छा, द फाइल नेम ऑफ ईच ऑर्डर विल बी लाइक ऑर्डर 1 $5, ऑर्डर 2 $100, लाइक दिस फॉर्मेट। के इस फॉर्मेट में आप लोगों ने अपनी फाइल्स क्रिएट करनी है। और सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, मैंने यहाँ पे एक इमेज एज एन एग्जांपल अटैच भी किया है, आपके क्लासमेट का ही स्क्रीनशॉट मैंने अटैच किया। अपने कंप्यूटर से आप ऑर्डर्स के ऊपर क्लिक करेंगे, जो ऑर्डर कंप्लीट किया उस ऑर्डर को ओपन करेंगे, इस तरह की स्क्रीन नजर आएगी। इसका स्क्रीनशॉट लेना है और इसको आपने सेव कर लेना है। मैं मिसाल दे रहा हूं, जिस तरह यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स ने डाटा सबमिट करवाया है जिनमें हमीदुल हक है, ठीक
ठीक है, इन्होंने नहीं सबमिट करवाया। ये देखें हमीदुल्लाह, ठीक है, इन्होंने, बल्कि ये इनके भी स्क्रीनशॉट अभी इतने ज्यादा सही नहीं है। मैं एक और स्टूडेंट है उसके स्क्रीनशॉट, ये देखें, इन्होंने अपने स्क्रीनशॉट शेयर करे, इन्होंने एक ही ऑर्डर मार्क हुआ है इनका, कैसे, अपने नाम का फोल्डर बनाया है, इस नाम के फोल्डर के अंदर उन्होंने वो इमेज फाइल रखी है और उसको नाम कह दिया ऑर्डर $130। इससे हमें आपके ऑर्डर वेरीफाई करने में आसानी रहती है कि कितने डॉलर का ऑर्डर है और कौन से नंबर का ऑर्डर है, इसलिए इस स्टूडेंट ने कितने ऑर्डर कंप्लीट किए हैं और टोटल इसकी अर्निंग कितनी है, तो इन अर्निंग्स को हम लोग सबमिट कर लेते हैं। इस तरह से आपके अगर ज्यादा ऑर्डर्स हैं तो आप उन सारे ऑर्डर्स के अलग अलग से स्क्रीनशॉट्स बनाएंगे। अगर आपने अपवर्क के स्क्रीनशॉट देने हैं तो ये अपवर्क के स्क्रीनशॉट को भी मैंने एज एन एग्जांपल अटैच किया हुआ है, आप उसको फॉलो करते हुए अपवर्क के स्क्रीनशॉट भी अटैच करेंगे इस तरह से। ठीक है जी, आपने अपने सारे ऑर्डर्स के स्क्रीनशॉट एक फोल्डर में रखने हैं। इस अपने नाम के फोल्डर को आपने आर्काइव क्रिएट करनी है, इसकी जिप, और इस जिप फाइल को आप अटैच कर सकते हैं। लाइक मैं यहां से अब अटैच करता हूं, इसमें आपके फाइबर के भी आ जाएंगे, आपके उसके freelancer.com के भी आ जाएंगे, अपवर्क के भी सारे स्क्रीनशॉट्स आ जाएंगे। अच्छा जी, फर्ज करें ये जिप फाइल मैंने बनाई है, इस फाइल को जस्ट आपने अटैच कर देना। अटैच करने के बाद इसको अपलोड करना है, आपकी फाइल अपलोड हो जाएगी। जब आपकी फाइल ये अपलोड हो जाए, ऊपर वाला डाटा एक दफा फिर वेरीफाई कर लेना है। आज की डेट तक आपने ड्यूरिंग द कोर्स जितनी अर्निंग की है उन सारे ऑर्डर्स के अलग अलग स्क्रीनशॉट्स होंगे। कुछ स्टूडेंट्स ने क्या काम किया है, उन्होंने, जिस तरह से मैं एग्जांपल दूं इस स्टूडेंट की, खलीलुर रहमान। अब खलीलुर रहमान ने मेरे साथ स्क्रीनशॉट जो शेयर किया है वो ये वाला स्क्रीनशॉट शेयर किया है। अपने मोबाइल स्क्रीन से उन्होंने स्क्रीनशॉट ले लिया, जिसमें पता तो चल रहा है कि उन्होंने अर्निंग की है, $378 अर्निंग की है उन्होंने, लेकिन उनके ऑर्डर्स के स्क्रीनशॉट्स मेरे पास नहीं है। तो हमें इस तरह के स्क्रीनशॉट्स नहीं चाहिए, हमें आपके ऑर्डर्स के स्क्रीनशॉट चाहिए, जिस तरह ये मोहम्मद रिजवान ने शेयर किए हैं। जिस तरह से इस स्टूडेंट ने भी एक ही स्क्रीनशॉट शेयर किया है, ऐसा भी नहीं करना आप लोगों ने। अब इन्होंने अपना एक ही स्क्रीनशॉट देके उसको पीडीएफ के फॉर्मेट में मेरे साथ शेयर कर दिया है। हमारे लिए ये चीजें यूजफुल नहीं होती। ये देखें, इन्होंने अब ये सारे स्क्रीनशॉट्स अलग अलग लेने की बजाय एक ही स्क्रीनशॉट में मुझे बता दिया है। हालांकि ये आप 4-5 ऑर्डर्स के तो ले सकते थे स्क्रीनशॉट्स, बाकी के आप जो है वो बेशक इस तरह फॉर्मेट में डिस्प्ले करवा दें अगर ज्यादा ऑर्डर्स आप लोगों के आए हैं, लेकिन 4-5 ऑर्डर्स एटलीस्ट आपने इंडिविजुअली सेंड करने हैं उनके स्क्रीनशॉट। तो ये सैयद खालिद शाह, आपका डाटा सही नहीं है। उसके अलावा यहाँ पे खलीलुर रहमान का डाटा सही नहीं है। इमाद खान, अच्छा, हमीदुल हक ने ऑर्डर्स कंप्लीट किए हैं, लेकिन इन्होंने पता नहीं किस फॉर्मेट में मेरे साथ फाइल शेयर की है, वो डाउनलोड ही नहीं हो रही। तो हमीदुल हक, आपने भी दोबारा से ये सारे ऑर्डर्स शेयर करने हैं, उनके स्क्रीनशॉट्स। तो वो सारा डाटा आप जब ऐड कर लें, इसको सबमिट कर लें। मैंने काफ़ी ज़्यादा डिटेल में आप लोगों को बताने की कोशिश कर दी है, वीडियो में भी बता दिया कि आपने किस तरह से अपना डाटा सबमिट करवाना है। जिन स्टूडेंट्स का डाटा हमें इस फॉर्म में रिसीव होगा, हम सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स को ग्रेजुएट मार्क कर सकेंगे, उनके अलावा किसी भी स्टूडेंट को ग्रेजुएट मार्क नहीं करेंगे हम। तो ये वालेकुम अस्सलाम, ये फॉर्म सबमिट करवाना जरूरी है सबके लिए। सर, हमें पूछना था कि जिनके ऑर्डर मतलब कोई एक भी ऑर्डर नहीं आया तो वो मतलब कोई भी स्क्रीनशॉट नहीं होगा, फिर वो क्या करें? वो इन फील्ड्स को एम्प्टी छोड़ दें। जिस तरह से ये है ना, प्रोफाइल लिंक तो उन्होंने पुट करना ही करना है। अपना प्रोफाइल लिंक पुट करेंगे, यहाँ पे अपनी अर्निंग 0 कर देंगे, फाइवर की अर्निंग 0 कर देंगे। अब प्रोफाइल लिंक पुट करना है, तो इस तरह से 0-0 करके आप लोग अपना डाटा सबमिट करवाएंगे।
सर मतलब वो स्क्रीनशॉट वाली वो जो है रिक्वायर्ड नहीं है ना फील्ड। स्क्रीनशॉट वाली नहीं, रिक्वायर्ड नहीं है। सही, थैंक यू। ओके स्टूडेंट्स, सब लोगों को समझ आ गया ये काम? जो जो स्टूडेंट्स आज डे एंड तक कर लेंगे, क्योंकि इस फॉर्म को सबमिट करवाने की आखिरी डेट है कल सुबह तक की, तो आज डे एंड तक आप सबमिट करवा देंगे तो कल सुबह तक हम इन चीजों को फाइनलाइज करके फाइनल शीट आगे भेजेंगे कि ये स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपना डाटा सबमिट करवाया है, इन्हीं को ग्रेजुएट मार्क करेंगे और इन्हीं को स्टूडेंट्स को सर्टिफिकेट मिलेंगे। और स्टूडेंट्स, हम लोग आप लोगों को इंकरेज भी करते हैं कि आप ये डाटा लाजमी सबमिट करवाएं। अगर आपने अर्निंग की है, चाहे आपने किसी लोकल ऑर्डर को कंप्लीट किया है, लोकल क्लाइंट के साथ काम किया, उसको भी सबमिट करवाएं। उसको जिसने लोकल अर्निंग सर किया वो मेरा मेरे, एक और सवाल। जी आपका लोकल ऑर्डर है एक। सर मेरा एक और सवाल है। समझ नहीं आई आप क्या कह रही हैं? सर मेरा एक और सवाल है कि अगर किसी का भी फॉर एग्जांपल एक बंदा है, उनके मतलब तीनों प्रोफाइल्स में 0 ऑर्डर्स हैं, तो वो ग्रेजुएट होंगे या नहीं? ग्रेजुएट सिर्फ उसी फॉर्म में होंगे अगर वो इस फॉर्म में सबमिट करवाएंगे अपना डाटा। जो भी मैंने फॉर्म ओपन किया था, इस फॉर्म में डाटा जिन स्टूडेंट्स का आ जाएगा वो ग्रेजुएट होंगे, चाहे उनकी अर्निंग है या नहीं है। सही है सर। ठीक है जी, तो ये सारे स्टूडेंट्स के लिए अनाउंसमेंट है। जो अभी लाइव हैं, जो बाद में ज्वाइन करेंगे वो भी इस वीडियो को देखेंगे, जो बाद में वीडियो सिर्फ देखेंगे उन लोगों के लिए भी जरूरी है कि ये सारा काम करें। फिर बाद में मुझे कुछ स्टूडेंट्स के मैसेज आ रहे होते हैं कि मुझे ग्रेजुएट नहीं मार्क किया गया, लिस्ट में मेरा नाम नहीं आया, मुझे सर्टिफिकेट नहीं मिला। तो उन स्टूडेंट्स के यही मसले होते हैं कि वो इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं करते। तो ये आप लोगों का बैच एंडिंग स्टेज में है, तो इन चीजों का खास ख्याल रखें कि जो डाटा आप लोगों से रिक्वायर्ड है वो लाजमी सबमिट करवाएं। ये आप लोगों के लिए ही डाटा लिया कलेक्ट किया जाता है ताकि आप लोगों को ही जो है वो ग्रेजुएट मार्क कर लिया जाए और बेहतर वे में आप लोगों को गुड बाय कहा जाए। स्टूडेंट्स, कल हम लोगों ने पॉपुलर प्लगइन्स कंप्लीट करने थे, लेकिन योस्ट एसईओ के बारे में बताते हुए मुझे काफी ज्यादा टाइम लग गया था। आप लोगों ने आई होप कि उसके ऊपर प्रैक्टिस की होगी। किस किस ने प्रैक्टिस की है? किसी ने भी प्रैक्टिस सर नहीं की? सर सबने की मेरे ख्याल से। मेरे ख्याल में तो एक स्टूडेंट ने भी नहीं की। सर एसईओ का प्लगइन मैंने इंस्टॉल किया था। लेकिन इंस्टॉल किया था जो फिर कल का लेक्चर मतलब कि मेरा वेस्ट हो गया, इतना टाइम जो मैंने लगाया था वो वेस्ट हो गया। स्टूडेंट्स चलिए ठीक है, अब मैंने कुछ भी नहीं कहना, नेक्स्ट मूव होते हैं। आगे है कि हम लोग कैशिंग से रिलेटेड कौन से प्लगइन्स यूज करते हैं। कैशिंग से रिलेटेड हमारे पास दो प्लगइन्स हैं जो सबसे ज्यादा फेमस है। एक है WP टोटल कैशे और एक है WP सुपर कैशे। The speed at which your site loads is important to your visitors, and it's even more important to search engines. Caching is a way to speed up your website by storing parts of it in a visitor's computer or creating lighter version of the page to send to users. Some hosting providers include caching as part of their services, but if yours doesn't, you will want to include a caching plugin to help speed things up. WP Total Cache and WP Super Cache are two of the most popular plugins to help you do this. ये वेबसाइट की स्पीड मैटर करती है हमारे लिए भी, हम अगर किसी वेबसाइट को विजिट कर रहे हैं, और सर्च इंजन के लिए भी, क्योंकि सर्च इंजन भी वेबसाइट को क्रॉल करते हैं और ड्यूरिंग द क्रॉलिंग प्रोसेस अगर आपकी वेबसाइट सही से लोड नहीं हो रही, वो ज़्यादा स्लोली परफॉर्म कर रही है, तो सर्च इंजन ऑटोमेटिकली आपकी रैंकिंग को डाउन कर देते हैं कि ये वेबसाइट को यूजर एक्सपीरियंस के लिहाज से बिल्कुल भी सपोर्टेड नहीं है, ये बहुत स्लो साइट है, इसको इसकी स्पीड को इम्प्रूव किया जाए फिर हम इसको रैंकिंग में लेकर आएंगे। तो अपनी वेबसाइट की स्पीड को इनहेंस करने का एक तरीका ये भी है कि हम कोई कैशे का प्लगइन यूज कर लें। बेसिकली कैशिंग होती क्या है?
हमारी वेबसाइट की सारी फाइल्स जो हैं वो हमारी होस्टिंग के ऊपर पड़ी होती हैं और हमारी वेबसाइट को डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर लोग व्यू कर रहे होते हैं। लाइक मैंने वेबसाइट ओपन की, आप लोगों ने वेबसाइट ओपन की, अब हमारे डिफरेंट कंप्यूटर्स हैं। कैशिंग के प्लगइन्स क्या करते हैं कि आपकी वेबसाइट की जो कॉमनली यूज्ड फाइल्स हैं लाइक CSS हो गई, इमेजेस हो गए, लोगो हो गया और JS की फाइल्स हो गई, उन सबको एक दफा सर्वर से डाउनलोड करके आपकी ब्राउजर की कैशे में स्टोर करवा लेते हैं और नेक्स्ट टाइम आप जब वो वेबसाइट ओपन करते हो या उसी वेबसाइट के नेक्स्ट पेजेस को ओपन करते हो तो जो चीजें कैशे में पड़ी होती हैं वो कैशे से लोड हो जाती हैं, बाकी जो चीजें हैं वो सर्वर से लोड हो जाती हैं। तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट होता है कैशे का कि हमारी कुछ फाइल्स को जो कि कॉमनली यूज फाइल्स होती हैं, अनचेंज फाइल्स होती हैं, उनको हमारी कैशे में स्टोर करवा लिया जाता है और कैशे से ही लोड करवा के हमें दिखा दिया जाता है बजाय इसके कि सर्वर से चीजें डाउनलोड हो। तो उसके लिए हम लोग WP टोटल कैशे प्लगइन यूज कर सकते हैं और WP सुपर कैशे प्लगइन यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोगों को मार्केट में और भी ज्यादा प्लगइन्स मिल जाएंगे रिलेटेड टू कैशे सर्विसेज। Then I backups. Backing up WordPress site involves two parts: backing up the files and backing up the database. कि हमारी जो वेबसाइट होती है आप लोगों को पता है कि दो चीजों के ऊपर मुश्तमिल होती है। एक तो चीज है हमारे पास डेटाबेस और दूसरी चीज है फाइल्स। हमारी वेबसाइट की फाइल्स कोडिंग कहाँ पे पड़ी है, तो इन दोनों चीजों का बैकअप जरूरी है। बैकअप इसलिए लिया जाता है कि अगर बाद में हमारी साइट के ऊपर कोई इशू हो तो हम बैकअप से फाइल्स को रिस्टोर कर लें या अपनी डेटाबेस को रिस्टोर कर लें और हमारी वेबसाइट उसी डेट के बैकअप में आ जाए और उस वेबसाइट के ऊपर अगर कोई इश्यूज आ रहे हैं तो इश्यूज भी रिजॉल्व हो जाए। You need to have both covered to have a full backup of your website. Good practice and something to for in a plugin is saving backup files to a location other than your web server. Duplicate provides full database and files backup capability, while WP Migrate DB focus on just the database, which can be helpful when you want to keep site content up to date while redesigning the site. कि हमारे पास डुप्लीकेटर प्लगइन है वो फुल डेटाबेस का और फाइल्स का बैकअप हमें एक डिफरेंट लोकेशन के ऊपर सेव करवाने की फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है। लेकिन जो WP Migrate DB है वो सिर्फ डेटाबेस का बैकअप देता है, फाइल्स का बैकअप नहीं देता। और अगर हमने अपनी वेबसाइट को रीडिजाइन करना हो तो डेटाबेस की ही हमें ज्यादा जरूरत होती है। डिजाइन तो टोटली न्यू बन रहा होता है, तो अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक हम इन दोनों में से कोई भी प्लगइन चूज कर सकते हैं। It is a wise to practice backing up your site and restoring it from a backup. A backup is not useful if the restore process does not work or if you do not know how to restore it when needed. Planning ahead is key with backup. कि आप लोगों ने बैकअप लाजमी लिया करें अपनी साइट का या अपने क्लाइंट के लिए अगर कोई सर्विस ऑफर कर रहे हैं उसकी साइट के ऊपर तो उसकी साइट का पहले बैकअप कंप्लीट बैकअप ले लिया करें, डेटाबेस का भी बैकअप ले लें, फाइल्स का भी बैकअप ले लें। उससे फायदा ये होता है कि ड्यूरिंग दी वर्क प्रोसेस अगर कोई एरर आ जाए, अगर वेबसाइट के ऊपर कोई मसला आ जाए तो हमारे पास बैकअप पड़ा होता है, हम उसको रीस्टोर कर सकते हैं। लेकिन रीस्टोर करने का प्रोसीजर भी आप लोगों को आना चाहिए। जब तक आपको रीस्टोर का प्रोसीजर नहीं आएगा तब तक बैकअप लेने का कोई फायदा नहीं होगा। Security providing security for all your websites is important. Security is a multi-phase effort that may require more than one plugin. A plugin to combat comment spam accessment is included in the default WordPress install. A plugin to prevent malware and hacks such as WordPress or Sucuri security should also be installed. कि ऐसा समझा जाता है कि वर्डप्रेस के अंदर जो वेबसाइट्स बनी हैं वो थोड़ी सी अनसिक्योर होती हैं, हालांकि ऐसा होता नहीं है। कुछ लोग यूज़र नेम और पासवर्ड बहुत ज़्यादा कॉमन रख लेते हैं तो रोबोट्स उनको डिटेक्ट कर लेते हैं। अगर आपने स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखा है और यूज़र नेम भी आप लोगों का थोड़ा सा अपने
डिफिकल्ट वर्ड में लिखा है तो आपकी साइट को हैक करना आसान नहीं होता। लेकिन सिक्योरिटी के अंदर मल्टीपल फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, तो उन सारे फैक्टर्स को मद्देनजर रखते हुए हमें डिफरेंट प्लगइन्स डिफरेंट टाइम्स में इंस्टॉल करने पड़ते हैं। लाइक अगर हम चाहते हैं कि हमारी वेबसाइट के ऊपर स्पैम कमेंट्स ना आए, तो हम अकिस्मेट प्लगइन यूज कर सकते हैं, जो कि वर्डप्रेस में बाय डिफॉल्ट इंस्टॉलेशन में आता है। आप लोगों को पता है हेलो डोली और अकिस्मेट, ये दो प्लगइन वर्डप्रेस में डिफॉल्ट आपके पास आ जाते हैं। आप इनको डिलीट कर सकते हैं बाद में, लेकिन ये डिफॉल्ट इंस्टॉलेशन में हमारे पास अवेलेबल होते हैं। तो उसके अलावा हम लोग सिक्योरी या वर्डप्रेस का प्लगइन भी यूज कर सकते हैं टू एनहांस आवर वेबसाइट सिक्योरिटी, ताकि हमारी साइट हैक ना हो। इसके अंदर मैलवेयर प्रोटेक्शन है, हैक्स को कंट्रोल करने के काफी ज्यादा फीचर हैं। पर्सनली मैं इसमें से सिक्योरिटी प्लगइन यूज करता हूँ। ये काफी इंपॉर्टेंट प्लगइन होता है, हर वेबसाइट की नीड होती है कि उसको सिक्योर बनाया जाए। आगे एनालिटिक्स, ट्रैकिंग द ट्रैफिक टू योर साइट इज बोथ फन एंड इंफॉर्मेटिव। कि जिस टाइम हम अपनी वेबसाइट की ट्रैकिंग को कंट्रोल कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं कि हमारी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक कितनी आ रही है, कहाँ से आ रही है, किन किन डिवाइसेस से आ रही है, किस कंट्री से आ रही है और किस टाइम में आ रही है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमारे लिए कलेक्ट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि हम अपने आगे वाले चेंजेस जो है वो इन्हीं रिपोर्ट्स की बेस पे कर रहे होते हैं। Adding a plugin can display the information right on the dashboard. Analytify, Google Analytics dashboard for WP, Google Analytica provide a wide range of information for analysis. कि हम अपनी वेबसाइट के एनालिसिस के लिए इन प्लगइन्स को यूज कर सकते हैं। आप लोगों के लिए एक्सरसाइज है, सर्च wordpress.org/plugins for each of the categories listed. Go to plugins and type contact form in search bar to find contact form plugins. Click on at least one of the plugins and read the different tabs, description, installation, FAQ, screenshots, etc. to see the features available with this plugin. कि हम जब भी प्लगइन इंस्टॉल करते हैं तो उसकी प्लगइन की इंस्टॉलेशन के लिए जरूरी होता है कि हम उसकी इंफॉर्मेशन ले लें। लाइक हम कोई भी प्लगइन इंस्टॉल कर रहे थे, मैं आपको बता देता था कि वहां से देख के सामने नजर आ रही होती है जैसे कि इसकी कितनी इंस्टॉलेशन हो गई हैं, कितने लोगों ने इसको रेटिंग दी है और कैसी रेटिंग दी है, अच्छी रेटिंग दी है या बुरी रेटिंग दी है, वहां से हमें काफी ज्यादा आइडिया हो जाता है। तो जब आप अच्छी सर्च प्रोवाइड करेंगे तो आपकी प्लगइन के ऊपर भी अच्छे रिव्यूज आएंगे। अच्छा, click on at least one of the plugins and read the different tabs in different tabs को read कर लें plugin इंस्टॉल करने से पहले। कंपेयर कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 टू निंजा फॉर्म्स के दो प्लगइन है, कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 और निंजा फॉर्म्स। काफी डिटेल में हमने इन दोनों प्लगइन्स को देखा कल, इनको इंस्टॉल करके मैंने इसमें प्लगइन्स भी बनाकर देखे। यूजिंग द अबव एक्सरसाइज, फाइंड कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 and then ninja forms and review the features of each. Create a list of the features that each one have. Each one has compare and contrast the two list के अपनी आसानी के लिए आप ये काम करने के दोनों के फीचर्स को चेक कर लें। फिर जब क्लाइंट्स का काम करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि ये क्लाइंट की रिक्वायरमेंट किस प्लगइन में फुलफिल होगी, कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 में होगी या निंजा फॉर्म्स में होगी। ठीक है जी, इस चीज में किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ लें, फिर आगे मूव होते हैं हम लोग। सॉरी, अभी पीछे एक स्लाइड पे सिक्योरिटी था, उसमें आपने मेंशन किया कि हम 2 प्लगइन्स यूज करते हैं या और भी डिफरेंट प्लगइन्स हैं सिक्योरिटी के लिए। तो अगर किसी भी वजह से आपकी वेबसाइट हैक हो जाए तो उसको फिर रिकवर कैसे किया जाए? उसको रिकवर करने के लिए हमने इससे पहले एक बैकअप्स के बारे में भी पढ़ा है कि हम रेगुलर बेस पे अपनी साइट के बैकअप्स लेते रहते हैं। बैकअप कुछ होस्टिंग भी प्रोवाइड करती हैं, होस्टिंग सर्विसेज लाइक GoDaddy है या होस्टगेटर है। इनके एनुअली प्लान होते हैं कि आप ये प्लान परचेस करोगे तो इसमें डेली बेस पे बैकअप आपकी साइट का ऑटोमेटिकली रखा जाता है। या फिर हम ये फंक्शनैलिटी के प्लगइन इंस्टॉल करके भी इनेबल कर सकते हैं, जिस तरह WP बैकअप है।
अगर हमारे पास बैकअप पड़ा है ना तो हम उस साइट को रिस्टोर कर सकते हैं। अदरवाइज अगर किसी ने हमारी साइट हैक कर दी और हैक करने के बाद हमारी डेटाबेस से डाटा उड़ा दिया या अपना कोई कोड पुट कर दिया, तो हम उसको एक तरह से सिक्योर इस तरह से तो बना सकते हैं कि हम उसका कोड रिमूव कर देंगे, लेकिन जो चीजें उसने हमारी वेबसाइट के डेटाबेस में से रिमूव कर दी है उनको रिस्टोर करने के लिए जरूरी है कि हमारे पास डेटाबेस का बैकअप पड़ा हो। चेक कर लें अगर प्लगइन इंस्टॉल है तो वो कहाँ पे फाइल सेव करवा रहा है, वहां से फाइल्स को एक्सेस कर लें। अदरवाइज आप जो है वो होस्टिंग से रब्ता करके भी बैकअप जो है वो रिस्टोर करवा सकते हैं। होस्टिंग के पास मोस्टली 10 दिन या 15 दिन पहले का बैकअप पड़ा होता है। ठीक हो गया सर। अच्छा जी, और किसी का कोई क्वेश्चन है? नो सर। नहीं, थैंक यू सर। ठीक है जी। आज हमने एसक्यूएल के बारे में पढ़ना है कि स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज बेसिकली क्या है और इसको किस तरह से यूज किया जा सकता है और हम इसको अपने फायदे के लिए कैसे यूज करेंगे। Introduction to SQL. What is SQL? SQL stands for Structured Query Language. ये भी एक लैंग्वेज है और इसका जो शॉर्ट टर्म है वो है SQL और इसका पूरा नाम है स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज के ये क्यूरीज की फॉर्म में लैंग्वेज लिखी जाएगी। SQL lets you access and manipulate databases कि हम लोग डेटाबेसेस को एक्सेस करते हैं और डेटाबेसेस के अंदर डिफरेंट टास्क जो है वो परफॉर्म करते हैं। SQL इज ANSI अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट स्टैंडर्ड की ANSI के स्टैंडर्ड के ऊपर बेस करती है। दुनिया में जो स्टैंडर्ड्स हैं उनमें से टॉप ऑफ द लिस्ट ANSI स्टैंडर्ड है, उसके ऊपर बेस करती है। What can SQL do? कि हम SQL को यूज करते हुए कौन कौन से एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। SQL can execute queries against a database। किसी भी डेटाबेस के अगेंस्ट ये क्यूरीज को एग्जीक्यूट कर सकते हैं हम एसक्यूएल को यूज करते हुए। रिट्रीव डाटा फ्रॉम द डेटाबेस, डेटाबेस से डाटा गेट कर सकते हैं। इंसर्ट रिकॉर्ड्स इन अ डेटाबेस कि अगर किसी डेटाबेस में रिकॉर्ड्स इंसर्ट करने एक स्पेसिफिक टेबल में तो हम ये काम एसक्यूएल को यूज करते हुए कर सकते हैं। अपडेट रिकॉर्ड्स in a database। SQL can delete records from a database। SQL can create new databases कि हम इसकी कमांड्स को यूज करते हुए न्यू डेटाबेसेस बना सकते हैं। उन डेटाबेसेस के अंदर नए टेबल्स बना सकते हैं। उसके अलावा स्टोर प्रोसीजर बना सकते हैं किसी भी डेटाबेस के अंदर। व्यूज क्रिएट कर सकते हैं और फाइल्स और टेबल्स और प्रोसीजर और व्यूज की हम लोग परमिशंस को भी चेंज कर सकते हैं बाय यूजिंग एसक्यूएल। सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कमांड्स इन एसक्यूएल, सबसे पहले है सिलेक्ट। सिलेक्ट की कमांड क्या करती है? एक्सट्रैक्ट डाटा फ्रॉम द डेटाबेस कि जहां भी हमारी रिक्वायरमेंट होगी कि हमने डेटाबेस से डाटा एक्सट्रैक्ट करना है तो उसके लिए हम लोग सिलेक्ट की कमांड यूज करते हैं। देन है हमारे पास अपडेट। अगर हमारी रिक्वायरमेंट है कि हम किसी भी डेटाबेस में डाटा अपडेट करना चाहते हैं तो उसके लिए अपडेट कमांड यूज होगी। फिर डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट। इंसर्ट न्यू डाटा इनटू अ डेटाबेस कि अगर हम नया डेटाबेस ऐड करना चाहते हैं अपनी वेबसाइट में किसी भी लोकेशन पे तो उसके लिए इंसर्ट इनटू की स्टेटमेंट यूज होगी। क्रिएट डेटाबेस क्रिएट करने के लिए। आल्टर टेबल को मॉडिफाई करने के लिए। आल्टर डेटाबेस जो है वो डेटाबेस को मॉडिफाई करने के लिए। क्रिएट टेबल को क्रिएट करने के लिए। ड्रॉप टेबल को डिलीट करने के लिए। और उसके अलावा क्रिएट इंडेक्स, क्रिएटिंग एंड इंडेक्स सर्च की किसी भी डेटाबेस के अंदर। और ड्रॉप इंडेक्स मींस के किसी भी इंडेक्स को डिलीट करना।
अब इनको वन बाय वन रीड करते हैं कि एसक्यूएल सिलेक्ट स्टेटमेंट क्या होती है। द सिलेक्ट स्टेटमेंट इज यूज्ड टू सिलेक्ट डाटा फ्रॉम अ डेटाबेस। द रिजल्ट इज स्टोर्ड इन अ रिजल्ट टेबल कॉल्ड द रिजल्ट सेट। इसका जो सिंटैक्स है वो कुछ इस तरह से है। सिलेक्ट का कीवर्ड आएगा, कॉलम अंडरस्कोर नेम पहला कॉलम, कॉलम अंडरस्कोर नेम दूसरा कॉलम। लेट्स सपोज हमें 2 कॉलम्स का डाटा चाहिए तो कॉलम नेम फर्स्ट, कॉलम नेम सेकंड, फॉर्म का वर्ड आएगा, कहाँ से डाटा हमें चाहिए, आगे टेबल नेम आएगा। अच्छा, एक तो ये चीज हो सकती है। दूसरा सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टेबल नेम, क्या हम ये भी कर सकते हैं किसी भी एक टेबल का सारा डाटा हमें चाहिए तो हम क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट स्टैटिक कर सकते हैं। ऊपर वाले में हम 2, 3, 4 कॉलम नेम डिफाइन करेंगे, सिर्फ उन्हीं कॉलम्स का डाटा आएगा। लेकिन अगर हम स्टैटिक यूज करते हैं तो सारी डेटाबेस का डाटा आ जाएगा। ये बहुत आसान क्यूरीज होती है और इनके अंदर आपको रीड करना भी मुश्किल नहीं होता। ह्यूमन फॉर्म में अगर देखें, रीडेबल फॉर्म में, तो ये काफी ज्यादा आसान है इनको रीड करना। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास कुछ क्यूरीज हैं जो हमने क्लास में यूज करनी है। इनको यूज करने के लिए मैं w3schools.com/SQL try SQL ऐप यूज करूंगा। ठीक है, यहाँ पे हम क्यूरीज लिखेंगे और उनके रिकॉर्ड्स आएंगे। इसी के ऊपर हम जो है वो अपनी रिकॉर्ड्स एंटर कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। रन एसक्यूएल, मैंने क्या क्यूरी लिखी है, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम कस्टमर्स। कस्टमर्स के टेबल में जितना भी रिकॉर्ड पड़ा है वो सिलेक्ट करके ले आओ। उसने क्या किया, उसने जितना भी डाटा था कस्टमर के टेबल में वो सारा मेरे पास यहाँ पे डिस्प्ले करवा दिया। अच्छा, अब मैं स्टैटिक की जगह पे अगर सिर्फ ये वाली कमांड लिखूं जो मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताई थी, सिलेक्ट कॉलम नेम फर्स्ट से कॉलम नेम सेकंड, इन कॉलम नेम्स का हमने डाटा शो करवाना है तो यहाँ पे कॉलम नेम्स डिफाइन कर सकते हैं। जिस तरह से मैं आप लोगों को यहाँ पे बताऊं कि मुझे सिर्फ कॉन्टेक्ट नेम चाहिए तो मैं क्या करूंगा, सिलेक्ट कॉन्टेक्ट नेम फ्रॉम कस्टमर्स। सिर्फ कॉन्टेक्ट नेम का डाटा मेरे सामने आएगा। अच्छा, अगर मैं कहता हूँ कि कॉन्टेक्ट नेम के साथ साथ मुझे एक और चीज भी चाहिए, मुझे एड्रेस भी चाहिए, तो मुझे इन दोनों के दरमियान में कॉमा लगाना पड़ेगा। इस तरह से, ठीक है जी। ये 2 दफा लिख दिया मैंने। कॉन्टेक्ट नेम, एड्रेस, क्या है हमारे पास, सिंटैक्स तो सही है, कॉन्टेक्ट नेम और एड्रेस। तो मैं स्टैटिक लगा के देखूं तो शायद मैंने इनका डाटा सही मिलता। ए कैपिटल है। ठीक है, अब कॉन्टेक्ट नेम एंड एड्रेस, तो हम एक या एक से ज्यादा कॉलम्स का डाटा इस तरह से डिस्प्ले करवा सकते हैं। इसलिए अब 91 रिकॉर्ड्स आए। अच्छा, आगे है हम लोग अगर ये मैंने बता दिया कि किस तरह से मल्टीपल कॉलम्स का डाटा डिस्प्ले करवा सकते हैं। आगे है सिलेक्ट डिस्टिंक्ट स्टेटमेंट। अगर हम चाहते हैं कि डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स ना आए हमारे इसमें, जो रिकॉर्ड्स फैच हो रहे हैं उसमें डुप्लीकेट ना आए,
तो हम लोग डिस्टिंक्ट की स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। डिस्टिंक्ट स्टेटमेंट क्या करती है, हमारे डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स को ख़त्म करके एक दफ़ा शो करवाती है। लाइक एक रिकॉर्ड अगर 10 दफ़ा भी एंटर हुआ है तो उसको एक दफ़ा ही डिस्प्ले करवाया जाएगा। In a table, a column may contain many duplicate values, and sometimes you only want to list the different distinct values. The distinct keyword can be used to return only distinct different values. Select distinct column name from table name. या हम ये भी कर सकते हैं कि select distinct, let's suppose मैं ये वाला एक्शन फॉर्म करता हूँ यहाँ पे, सिटी फ्रॉम कस्टमर के कस्टमर्स के टेबल में से डिस्टिंक्ट सिटी फैच करने हैं। अब जारी बात है इसमें 91 रिकॉर्ड्स थे, तो 91 रिकॉर्ड्स 91 अलग अलग सिटीज के नहीं थे। हो सकता है जो लंदन है इसके 10 रिकॉर्ड्स हों, तो वो 10 के 10 खत्म होके सिर्फ एक रिकॉर्ड यहाँ पे शो हो रहा है। तो अगर हमें लिस्ट ऑफ सिटीज चाहिए जहाँ जहाँ से डाटा आया है, तो डिस्टिंक्ट कीवर्ड यूज करके हमारे पास वो लिस्ट आ जाएगी। अदरवाइज लंदन के 10 रिकॉर्ड्स यहाँ पे शो हो जाएंगे। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे रिपीटेड वैल्यूज होंगी। ये एक रिकॉर्ड लंदन का है, ये रिकॉर्ड लंदन का है। ठीक है, ये मैक्सिको डीएफ का है, ये मैक्सिको डीएफ और ये मैक्सिको डीएफ। अब मेरे पास 91 रिकॉर्ड्स आ रहे हैं। तो अगर हमें डुप्लीकेट खत्म करने हो तो कौन सी स्टेटमेंट यूज करते हैं? डिस्टिंक्ट डिस्टिंक्ट स्टेटमेंट यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास वेयर क्लॉज। आप लोगों ने देखा होगा कि मैं जो भी क्यूरीज लिख रहा हूँ उसमें वेयर लाजमी लिख रहा हूँ। मैंने पहले बताया कि सिलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम कस्टमर्स, और अगर मैं चाहता हूँ कि एक स्पेसिफिक कंडीशन फुलफिल हो देन मेरे पास रिकॉर्ड्स आए, तो मुझे वेयर क्लॉज यूज करना होता है। दूसरा कंडीशन लगा लेते हैं हम। अगर कहते हैं कि आप जाएं अगर, तो उसके पास ये चीज अवेलेबल है तो दें। इस तरह से हम लोग वेयर क्लास को यूज कर रहे होते हैं। The where class is used to exact only those records that fulfill specified criteria. कि अगर एक स्पेसिफाइड क्राइटेरिया मैच हो रहा है तो हमारी कंडीशन ट्रू होगी और वहां से डाटा फैच होकर आएगा। सिलेक्ट कॉलम नेम, एक या एक से ज्यादा कॉलम नेम भी लिख सकते हैं फ्रॉम टेबल नेम, वेयर कॉलम नेम इज इक्वल टू वैल्यू, is less than value, is greater than value। ये सारे काम हम इसको कर सकते हैं। मोस्टली इक्वल टू किया जाता है, जिस तरह से यहाँ पे है। अब मैं कहता हूं इसको select static from customers where country is equal to Mexico, कि मेरे पास सिर्फ वही वाले रिकॉर्ड्स आए जहाँ पे कंट्री मैक्सिको है। ये अभी उसने कोई भी रिकॉर्ड शो नहीं करवाया। हम देखेंगे कि कंट्री के अंदर मैक्सिको है, ये मैक्सिको के रिकॉर्ड्स तो हैं। हमारे पास आउटपुट इसलिए नहीं आ रही कि हमारे कोड में कोई मसला है। ये देखिए डेटाबेस में मैक्सिको इस तरह से स्टोर है और हमने सारे कैपिटल वर्ड लिखे हैं। ठीक है जी, जहां जहां कंट्री मैक्सिको है उसके रिकॉर्ड हमें यहाँ पे डिस्प्ले होने लग गए हैं। सर ये केस सेंसिटिव खत्म किया जा सकता है? केस सेंसिटिव खत्म किया जा सकता है, लेकिन ये केस सेंसिटिव आप इस और की कंडीशन लगा खत्म कर सकते हैं।
ठीक है डेटाबेस में हमारे पास जो डाटा स्टोर है वो केस सेंसिटिव फॉर्म में ही स्टोर होता है। अच्छा सही। जी, उसके बाद हमारे पास जो स्टेटमेंट है एंड और ऑपरेटर, इनके बारे में भी मुझे बता सकते हैं कि एंड और ऑपरेटर क्या होती है? एंड को कहाँ पे यूज किया जाता है और को कहाँ पे यूज किया जाता है? जी सर, ये लॉजिकल ऑपरेटर्स है। एग्जैक्टली, लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं। जिस तरह से हमने पीएचपी में पढ़े थे कि लॉजिकल ऑपरेटर्स, उसी तरह से ये एसक्यूएल की एक लैंग्वेज है, इसमें एंड और उसी तरह से काम करेंगे जिस तरह से हमारे पास पीएचपी जैसे काम करेंगे। पीएचपी में इस तरह हम काम कर रहे थे कि एंड क्या होता है, एंड में जब पहली कंडीशन और दूसरी कंडीशन दोनों ट्रू हो तो इसकी आउटपुट ट्रू आएगी, अदरवाइज इसकी आउटपुट जो है वो फॉल्स आएगी। और में क्या होता है, और में दोनों में से एक और सर condition एक भी true अगर हो। कंडीशन ट्रू हो तो कंडीशन ट्रू हो तो end- हमारे पास रिकॉर्ड फेच हो जाती है। जी सर। लाइक अगर मैं किसी को कहूँ कि आपने मार्केट में जाना है और वापस उस फॉर्म में आना है जब आपके पास आइटम 1 भी हो और आइटम 2 भी हो, तब आपने वापस आना है। आइटम 1 है, आइटम 2 आपके पास होंगे तो आपने आना है। तो ये एड की एग्जांपल है कि दोनों आइटम 1 और आइटम 2 मौजूद होंगे तो वापस आना है, अदरवाइज नहीं। लेकिन अगर मैं कहूँ कि आपने मार्केट में जाना है, आइटम 1 या फिर आइटम 2 लेकर आना है, दोनों में से जो सा मिल जाए आपने वो फैच करके आना है। तो ये हमारी डेटाबेस में भी इसी तरह से काम कर रहे थे। Select static from customer where country is equal to Germany and city is equal to Berlin। मैं यहाँ पे स्टेटमेंट लिखता हूँ, select static from customers where country is equal to Germany and city is equal to Berlin। ये सिर्फ वही वाले रिकॉर्ड्स हैं जहाँ पे कंट्री जर्मनी है और सिटी बर्लिन है। सिर्फ एक रिकॉर्ड है इसका, कंट्री जर्मनी है और सिटी बर्लिन है। बाकी जर्मनी कंट्री के मेरे पास जो है वो रिकॉर्ड आ जाएंगे, वो एक से ज्यादा होने चाहिए। इस तरह मैं कह दूं कि select static from customer where country is equal to Germany। अब इसके ज्यादा रिकॉर्ड देंगे, ये देखें इन सब का जर्मनी है। अगर मैं कह देता हूँ कि सिर्फ बर्लिन के चाहिए तो ये बर्लिन सिर्फ एक ही है बर्लिन सिटी का। लेकिन अगर मैं इसके साथ दूसरी क्यूरी लगाऊं, अब मैंने दो सिटीज के नाम डिफाइन कर दिए तो इन दोनों सिटीज के मेरे पास रिकॉर्ड आएंगे। ये क्या बात हुई, इस सिटी के हमारे पास है तो सही रिकॉर्ड। स्पेलिंग मिस्टेक, ठीक है। अब मल्टीपल रिकॉर्ड आने चाहिए, इस सिटी के भी आगे और इस सिटी के भी आगे। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास कंबाइनिंग एंड और ऑपरेटर। ये हम या तो एंड की बेस पे कंडीशन चला सकते हैं या और की बेस पे चला सकते हैं।
या हम ऐसी कंडीशन बता दें जिसमें एंड भी हो और भी हो। इस तरह से यहाँ पे सिलेक्ट डायरेक्ट फ्रॉम कस्टमर वेयर कंट्री इज इक्वल टू जर्मनी एंड सिटी इज इक्वल टू सिटी 1 या फिर सिटी 2। तो जर्मनी कंट्री तो हो उनका, लेकिन सिटी उनके डिफरेंट हो। एक सिटी के रिकॉर्ड्स भी उठा कर लाने हैं हमने और दूसरे सिटी के रिकॉर्ड्स भी उठा कर लाने हैं। तो उसके लिए हमारा सेंटेंस कुछ इस तरह से होता है। Where country is equal to Germany and city is equal to बर्लिन है या दूसरा सिटी है, दोनों में से हमारे पास रिकॉर्ड आएंगे। इसी तरह हम इसमें और ज्यादा जितने बढ़ाते जाएंगे सिटीज, उन सारे सिटीज का डाटा फैच होकर यहाँ पे हमें डिस्प्ले होता रहेगा। अच्छा, उसके बाद है एसक्यूएल ऑर्डर बाय कीवर्ड। The order by keyword is used to sort the result set by one or more columns। कि एक या एक से ज्यादा कॉलम्स का जो रिजल्ट है उसको सॉर्ट करने के लिए हम यूज कर सकते हैं ऑर्डर बाय। लाइक हमें असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए, डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए। असेंडिंग और डिसेंडिंग का तो आप लोगों को पता होगा। तो इन दोनों फॉर्म्स में अगर हमने डाटा को सॉर्ट करना है तो हम लोग ऑर्डर बाय कीवर्ड को यूज करते हैं। That's direct from customers order by country descending। कि कंट्री की बेस पे हमने रिकॉर्ड्स फैच करवाने हैं जहाँ पे कंट्रीज जो हैं वो डिसेंडिंग ऑर्डर में आए। डिसेंडिंग मींस के एबीसी की फॉर्म में जो जी वाले कैरेक्टर्स हैं वो टॉप पे आएंगे, उसके बाद वाई वाले, फिर एक्स वाले, ये हम डिसेंडिंग ऑर्डर में गेट कर सकते हैं। असेंडिंग के लिए आप ए एस सी यूज कर लें। असेंडिंग ऑर्डर में हमारे पास ए बी सी डी इस तरह से जी तक जाएंगे। ए के रिकॉर्ड पहले आएंगे, फिर बी के आएंगे, फिर सी के आएंगे। ये हम किसी भी कॉलम के ऊपर सेटिंग्स अप्लाई कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हमें सिर्फ कंट्री के ऊपर ही डिफाइन करने की ऑप्शन अवेलेबल है। हम किसी दूसरे फैक्टर के ऊपर भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, समझ आ रही है? जी सर। ठीक सर। लाइक हम इसको कॉन्टेक्ट नेम के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, हम इसको कस्टमर नेम के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। कंफ्यूजिंग पार्ट तो नहीं है? आसान है सर, बिल्कुल। नो सर। तो आसान है ये, लेकिन इसकी अंडरस्टैंडिंग भी उतनी ही जरूरी है। सर बस इतना काफी है आज के लिए। तो क्या हुआ, अभी तो इतना ज्यादा टाइम पड़ा है, क्या करेंगे? सर प्रैक्टिस करनी होती है, बहुत टाइम लग जाता है एक एक चीज को देख के। नहीं सर, पढ़ा है, आसान है। टाइम पड़ा है, फिर कोई और चीज देख ले। यस सर, कुछ और देखते हैं। नहीं सर, कैरी ऑन करें, कुछ चीजें नहीं भी पता होती कुछ स्टूडेंट्स को। सही है जी। बाकी स्टूडेंट्स क्या चले कहते सर, हैं? ठीक है, यही बाकी स्टूडेंट्स की अगर मर्जी है सर एसक्यूएल सर मेरे ख्याल से इम्पोर्टेंट सर, पढ़ना चाहिए। हाँ, इम्पोर्टेंट तो है ये, क्योंकि आपकी जितनी भी थ्योरीज चल रही होती है, चाहे वो वर्डप्रेस में चल रही होती है, बिहाइंड द सीन यही थ्योरीज कन्वर्ट होकर रन हो रही होती है। एग्जैक्टली सर। चलिए अभी पढ़ते हैं इसको, उसके बाद फिर कोई और टॉपिक देख लेते हैं। लेकिन इसको हमने कवर लाजमी करना है। आज कवर होगा नहीं, ये आज आधा होगा।
ऐसा करते हैं 14 तक है ना, तो इसको 20 तक पढ़ लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। अच्छा, ठीक है सर। ऑर्डर बाय के बाद है हमारे पास इंसर्ट इनटू। SQL insert into statement. The insert into statement is used to insert new records in a table. SQL insert into syntax इसका क्या है? It is possible to write the insert into statement in two forms. The first form does not specify the column name where the data will be inserted, only their values. Insert into इसका तरीका ये है, insert into table name, values, value 1, value 2, value 3. तो पहले नंबर पे जाकर वैल्यू 1 स्टोर हो जाएगी, दूसरे नंबर पे जाकर वैल्यू 2 और तीसरे नंबर पे जाकर वैल्यू 3, इस तरह से स्टोर हो जाएंगी। The second form specify both the column name and the values to be inserted. Insert into table name, column name 1, column name 2, column name 3. Values, value 1, value 2, value 3. हम इसी को आगे लेकर चलेंगे। इंसर्ट इनटू के अंदर हम अपना एक स्पेसिफिक किस्म का डाटा इंसर्ट करते हैं। लाइक मैं कहता हूँ जी इस तरह से, अच्छा इस डेटाबेस में आप डाटा इंसर्ट भी कर सकते हैं। इंसर्ट इनटू कस्टमर्स, कहाँ कहाँ पे डाटा पुट करना है? कस्टमर नेम, सिटी और कंट्री, इन वैल्यूज को ऐड करना है। वैल्यूज क्या होंगी? यहाँ पे मैं लिखता हूँ जी ये मैंने अपना डाटा यहाँ पे इंसर्ट कर दिया। और सिंटैक्स में कोई एरर है? इंसर्ट इनटू कस्टमर्स, नहीं सही तो है। सर कस्टमर नेम में स्पेस नहीं होगी शायद। Yes, नहीं है, नहीं इसमें हम कोई भी किसी भी किस्म का डाटा ऐड कर सकते हैं। सर सेमीकोलन से आगे सर ये इधर एरर है सर, सेमीकोलन से आगे। ये यार ये वाला हाँ सर, ये इसको मिटाओ। सही। ठीक है जी, यू हैव मेड चेंजेस टू द डेटाबेस रोज अफेक्टेड वन की एक रो हमने ऐड किया। अब मैं यहाँ पे करूँगा सिलेक्ट डायरेक्ट फ्रॉम कस्टमर्स। हमारे पास 91 रिकॉर्ड्स थे, अभी 92 आ गए हैं। बिल्कुल लास्ट पे जाकर देख लेते हैं, रिकॉर्ड एक ऐड होना चाहिए। ये देखिए हमने पहली वैल्यू पुट की है, उसके बाद ये पुट नहीं किया, ये पुट नहीं किया, सिटी पुट किया है और ये डेट भी पुट की और आगे उसके हमने कंट्री पुट किया। तो ये यहाँ पे मेरा रिकॉर्ड जो है वो एक इंसर्ट हो चुका है। SQL insert into statement, insert into example यही है जो मैंने आपको दिखा दी है। और उसके अलावा है SQL update statement. The update statement is used to update existing records in a table. SQL update syntax क्या है? Update table name कि जिस टेबल में हम अपडेट करना चाहते हैं, set column name 1 is equal to value 1, column name 2 is equal to value 2, where some column is equal to some value. अच्छा, assume we wish to update the customer Alfred's, आगे उसका नाम है, with the new contact person and city. इसकी अपडेट का हमारे पास ये तरीका होगा कि हम इस तरह से अपडेट की क्वेरी चलाएंगे।
अच्छा, अभी मैंने जो डाटा ऐड किया है ना उसी को अपडेट कर लेते हैं। अभी डाटा है ये स्पेस के बगैर है, ठीक है जी। फर्स्ट करें मैं यहाँ पे पुट करता हूँ अपडेट कस्टमर सेट कॉन्टेक्ट नेम, जहां पे कॉन्टेक्ट नेम क्या होगा, अच्छा न्यू हमने क्या सेट करना है, मैं लेट सपोज ये इस तरह से सेट करता हूँ। सिटी, सिटी के अंदर मैं लिख देता हूँ जी लाहौर। वेयर कस्टमर नेम क्या है, जहाँ पे कस्टमर नेम ये, सॉरी, हाँ ठीक है। कस्टमर नेम से हमने कॉन्टेक्ट नेम जो है वो बताया है। दोबारा से सिंटैक्स एरर है इसमें, कहाँ पे है एरर? क्वेरी यहाँ पे चलेगा। अच्छा, आपकी सारी क्यूरीज एक ही जगह पे भी नहीं चलेंगी, आपको हो सकता है उनकी लोकेशन भी चेंज करनी पड़े। अपडेट कस्टमर सेट जहाँ पे लिखा हुआ है, मैं इधर ही ये वाली क्यूरी पुट करता हूँ। रन, कहाँ पे है सिंटैक्स एरर? अपडेट कस्टमर सेट कॉन्टैक्ट नेम इज इक्वल टू ये सिटी, ये वेयर, सर सिटी के आगे इक्वल का साइन नहीं है ऊपर? यहाँ से इक्वल हमारा मिसिंग है। अब हमारे चेंजेस, थैंक यू। Let's starting from customers. अब हमारे पास यहाँ पे ये वाला रिकॉर्ड कुछ इस तरह से आएगा, ठीक है। ये हमने जो न्यू वैल्यू ऐड की है वो यहाँ पे आएगी, और इससे सिटी भी हमने अपडेट किया है, प्रीमियर खान से लाहौर अपडेट किया है, ये यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। अच्छा जी, उसके बाद है हमारे पास, लेकिन अपडेट करने से पहले हमें कुछ चीजों को मेक श्योर करना होता है। Be careful when updating records if had omitted the where clause in the example above, like this. Update customer set contact name is equal to Alfred Smith, city is equal to Hamburg. अच्छा, अगर मैं ये वाली स्टेटमेंट लिखूंगा तो इसका क्या फर्क पड़ेगा?
अभी तक आप लोगों ने जितनी लर्निंग की है उसके मुताबिक इसका क्या फर्क पड़ेगा? वेयर को जब इस्तेमाल करेंगे आईडी के बाहर सर, तो तकरीबन सर अगर ऐसे नाम होंगे तो सारे अपडेट होंगे। अगर हम वेयर को यूज कर रहे हैं ना, तो सिर्फ उसी जगह पे अपडेट होगा जहाँ पे वेयर की कंडीशन ट्रू होगी। जिस तरह मैंने लिखा है कि आपने कहाँ पे अपडेट करना है, जहाँ पे जो कस्टमर नेम है वो मरबूब चौधरी हो, उस लोकेशन पे जाके अपडेट करना है। अगर मैं ये वेयर क्लॉज नहीं लगाता तो ये इस पूरे टेबल में अपडेट कर देगा। जहां जहां पे भी हो सकता है डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स आ रहे हों, पॉसिबिलिटी होती है, तो वो हर जगह पर जाकर उसको अपडेट कर देगा। तो इसका बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो मेक श्योर कर लें कि वेयर क्लॉज लाजमी लगा है आपको। अच्छा, उसके अलावा हमारे पास है एसक्यूएल डिलीट स्टेटमेंट। द डिलीट स्टेटमेंट इज यूज टू डिलीट रोज इन अ टेबल। किसी एक टेबल में से अगर हमने रोज को डिलीट करना हो तो हम लोग डिलीट की स्टेटमेंट यूज करते हैं। लेकिन डिलीट में भी आप लोगों ने मेक श्योर करना है कि वेयर लाजमी लगा रहे हैं। अगर आप वेयर नहीं लगा रहे तो जिस तरह अपडेट में खतरा होता है कि वो सारे रिकॉर्ड्स को अपडेट कर देगा, डिलीट में भी खतरा होता है कि वो सारे रिकॉर्ड्स को डिलीट कर देगा। अच्छा जी, मैं यहाँ पे एक क्वेरी चलाता हूँ। तो मेरे पास अब यहाँ पे भी लगा सकते हैं। अच्छा, डिलीट फ्रॉम कस्टमर्स वेयर कस्टमर नेम इज इक्वल टू, लेट्स सपोज मैं लिखता हूँ जी कस्टमर नेम जहाँ पे ये है, एंड कॉन्टैक्ट नेम जहाँ पे क्या है, ये है। इस रिकॉर्ड को आपने डिलीट करना है। ये रिकॉर्ड डिलीट हो गया। अब जब मैं सिलेक्ट करूंगा डायरेक्ट फ्रॉम कस्टमर्स, तो अब इससे दोबारा से मेरे पास 91 रिकॉर्ड्स आएंगे। जो लास्ट में हमने एक रिकॉर्ड इंसर्ट किया था उसको अपनी क्यूरी के थ्रू डिलीट कर दिया। ठीक है जी, उसके बाद है हमारे पास एसक्यूएल select top class. The select top class is used to specify the number of records to return. The select top class can be very useful in large tables with thousands of records. Returning a large number of records can impact on performance. Not all database systems support the select top class. ये हम लोग टॉप क्लास को उस वक्त यूज करते हैं जब हम एक स्पेसिफिक लिमिट तक डाटा डिस्प्ले करवाना चाहते हैं। जिस टाइम हमारे पास मिलियंस की फॉर्म में डाटा होता है तो वहाँ पे परफॉर्मेंस के इश्यूज आ जाते हैं। इसलिए हम लोग टॉप क्लास की क्यूरी लगा देते हैं कि टॉप के इतने रिकॉर्ड हमारे पास हैं। काफी ज्यादा डेटाबेसेस इसको सपोर्ट नहीं भी करती, लेकिन हम जो डेटाबेस यूज कर रहे हैं वो इसको सपोर्ट करती है। ये डिफरेंट डेटाबेसेस के आपको सिंटैक्स बताए गए हैं। हमारे इसमें जो है वो ये वाला होगा सिंटैक्स। कॉपी MySQL डेटाबेस में ये सिंटैक्स होता है। Select top to static from customers. Top class in MySQL.
नहीं नहीं, इसमें ये वाला सिंटैक्स होगा MySQL में। कॉपी ये कॉपी फ्रॉम कस्टमर्स। हमारे कोड में क्या मसला है, मैं साथ ही सही कर लेता हूँ। सिंटैक्स तो हमारा भी सही है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है, सिर्फ वहाँ पे नहीं चलेगा आई थिंक। यहाँ पे चल रहा है, यहाँ पे नहीं चलेगा। तो अगर इसको यहाँ पे रन कर रहे हैं तो ये मसला दे रहा है। तो जरूरी है कि ये प्रॉपर अपनी जगह पे चले। कुछ क्यूरीज ऐसी होंगी जो अपने उसी एसोसिएटेड वे में चलेगी, क्योंकि डेटाबेस में इस जगह पे कुछ फंक्शंस इन्वॉल्व हो सकते हैं, इस जगह पे कुछ फंक्शन इन्वॉल्व नहीं हो सकते, तो ये डिफरेंस हो सकता है। तो आप एक दफ़ा सर्च कर लीजिएगा कि W3 के ऊपर एक जगह पे अगर क्यूरी मसला कर रही है और आपको लग रहा है कि सिंटैक्स ठीक है, तो इसको डिफरेंट लोकेशन पे ट्राई करें तो ये काम कर देगा। ठीक है जी, इसमें दो टॉप के रिकॉर्ड हमारे पास आ जाएंगे। इसको परसेंटेज में भी हम शो करवा सकते हैं कि लाइक सपोज हम कहते हैं कि 50% शो करवाने हैं हमने, टॉप के 50% रिकॉर्ड्स आए हैं हमारे पास। तो ये 2 की बजाय मैं इस तरह से 50% लिखूंगा। तो ये पहले 50% कितना बनता है 91 का, 46 बनता है। तो ये रिकॉर्ड हमारे पास 46 रिकॉर्ड्स आ गए हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए मेरे ख्याल में इतना ही काफी है। इसकी आप लोग प्रैक्टिस करें तो मजीद आपको ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। राइट सर। कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ लें। उसके बाद अगेन मैं आप लोगों को बता दूं कि आपने आज डे एंड तक काम ये करना है कि अपना डाटा यहाँ पे लाजमी सबमिट करवाना है। ये जो अनाउंसमेंट के अंदर फॉर्म है, इस फॉर्म में डाटा लाजमी सबमिट करवा दें। जिन लोगों ने लेक्चर लेट ज्वाइन किया है उन लोगों को भी बता दूं कि आपने अपने फेसबुक ग्रुप में अनाउंसमेंट्स के ऊपर क्लिक करना है। अनाउंसमेंट्स के ऊपर क्लिक करके आपकी ये वाली जो अनाउंसमेंट आ रही है इसके ऊपर आपने इसको ओपन करना है। ये फॉर्म है बेसिकली गूगल फॉर्म। इस फॉर्म को आपने लाजमी सबमिट करवाना है ताकि आपको ग्रेजुएट मार्क किया जा सके। इसमें तरीकाकार ये है कि यहाँ पे आपने अपने CNIC वाला नाम लिखना है। यहाँ पे CNIC नंबर लिखना है डैशेस की तरह, जिस तरह यहाँ पे मैंने बताया है। ठीक है, ये आपको एग्जांपल दी हुई है ऊपर, इस तरह फॉर्मेट में लिखना है। नीचे आपकी फाइवर की प्रोफाइल का लिंक जिससे आपने अर्निंग की है। अगर अर्निंग नहीं की तो आपकी फाइवर की प्रोफाइल का लिंक आ जाएगा। अच्छा, फाइवर की कितनी अर्निंग की है, अगर तो अर्निंग की है तो उतनी अर्निंग आ जाएगी, अदरवाइज 0 आ जाएगा। बाकियों में भी इसी तरह अर्निंग है तो अर्निंग, और अगर नहीं है तो 0। प्रोफाइल लिंक सबमिट करवाने। स्क्रीनशॉट्स आप लोगों ने अटैच करने हैं, अपनी कंप्यूटर स्क्रीन से स्क्रीनशॉट लेने हैं, मोबाइल डिवाइस से नहीं लेने। और जितने ऑर्डर्स आप लोगों ने मार्क किए हैं उन सब ऑर्डर्स को इंडिविजुअली ओपन करके इस तरह के स्क्रीनशॉट्स अटैच करने हैं। अपवर्क और फाइवर के मैंने एग्जांपल स्क्रीनशॉट्स अटैच किए हैं, और सारे स्क्रीनशॉट्स को जब आपने सेव करना है तो इस तरह से फोल्डर बनाना है अपने नाम का। उस फोल्डर के अंदर जो फाइल स्ट्रक्चर होगा वो कुछ इस तरह से होगा कि आपने, एक मिनट, इस तरह ये स्टूडेंट्स ने अपना डाटा सबमिट करवाया है। ऑर्डर 1, ठीक है, उसकी कितनी अर्निंग है। ऑर्डर 2 उसकी कितनी अर्निंग है। ऑर्डर 3 उसकी कितनी अर्निंग है। लेट्स सपोज ऑर्डर 1 उसकी अर्निंग कितनी है, $5। तो मैंने ये एग्जांपल आपको यहाँ पे दी है। जब ये सारी फाइल्स आप बना लें तो अपने फोल्डर को आपने जिप करना है। जिप करने के बाद आपने अपलोड करना है। लाइक ये यहाँ पे मैंने
एग्जाम्पल दिया, आपने राइट क्लिक करके आर्काइव के ऊपर ओके करेंगे तो ये जिप फाइल बन जाएगी या रॉ फाइल बन जाएगी। इसको आपने अपलोड करवाना है फाइल को, जिसके अंदर आपके सारे स्क्रीनशॉट होंगे। समझ आ गया स्टूडेंट्स? यस सर। ये फॉर्म Yes, sir. मैंडेटरी है हर स्टूडेंट के लिए सबमिट करवाना, जी सर। ताकि आप लोगों का डाटा प्रॉपर वे में हमारे पास आ जाए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। इंशाल्लाह कल मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। किसी का अगेन कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ लो, फिर मैं क्लास एंड कर देता हूँ। सर कुछ लेक्चर मिस हुए हैं सर, उसको अगर अपलोड करें तो बड़ी मेहरबानी। वो रिकॉर्डिंग नहीं है मेरे पास, लेक्चर की कोई डिलीट हो जाती है। सर आप वेबसाइट लाइव करना बताएंगे दोबारा से एक दफा और, अगर कोई वेबसाइट लाइव करे तो। वेबसाइट वैसे तो लाइव करने के बारे में मैं बता चुका हूँ कि किस तरह से आपने होस्टिंग के ऊपर अपनी वेबसाइट पब्लिश करनी है, यस लेकिन सर, अगर आपने बताया दोबारा था से अगेन, अगर आप चले इसको एक लेक्चर में बता दूंगा मैं। ओके, थैंक यू। इसके अलावा किसी और को कोई क्वेश्चन हो, किसी और कोई क्वेरी हो तो मुझसे पूछिए। नो सर। नो सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।